हैं, एक बैक्टीरिया होता है जिन्हें कैरियोटिक कहते हैं और एक जो यूकैरियोटिक है पेचीदा खुलिये जिससे फिर कसीर खुलवी जिस्म बनते हैं। तो यूकैरियोटिक खुलियों में बुनियादी तौर पर जो कैटल या जो लाइफ हम्म, स्टॉक ये जानवर जो है ये अपनी एनर्जी पूरी करते हैं, वो है राइट, क्या? वो असल में वो ग्लूकोज के बने हुए बड़े बड़े रेशे हैं। इट्स बड़े ए बड़े पॉलीमर ऑफ एग्जैक्टली ग्लूकोज। एग्जैक्टली राइट अगर राइट आप में ये सलाहियत, अगर हमारे मेदों में भी वो बैक्टीरिया आके रहना शुरू हो जाए और उससे हमें ये सलाहियत मिल जाए, तो हमें गोश्त खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कंप्लीटली पौधों पे डिपेंडेंट हो गए। तो मतलब वही वो तो खैर हिस्सा वो जो है वो अब ट्रांसफ़र हो चुका है होस्ट सेल में, और कितना जो डीएनए फंक्शन है वो बाकी है अभी तक वो उससे देर अ वे ऑफ खुलिये का एक लाजमी जुज बन चुका है। उसमें एक बड़ा फैक्टर साइज रेशो भी था कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जो है उसका साइज एक मखसूस हद से बढ़ नहीं सकता। एक तो ये बात, ये उन्होंने तफसील से इस बात को अपनी तहकीकी पेपर में, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, या इसको प्राइमरी इसको एंडोसिम्बायोसिस भी कहते हैं, जिसमें दो खुलियां जो है वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। और इस बारे में बहुत पहले 50s 60s में जब ये हमें इस बात का एहसास होना शुरू हुआ साइंसदानों को। अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज हमारे साथ हैं हमारे जफ़र खान साहब, जो पहले भी उनसे कई दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी है। वो अमेरिका में पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, पीएचडी है, जेनेटिक्स पे उनका बहुत गहरा तजुर्बा है। तो आज जफ़र खान साहब हमें बताएंगे एक नई तहकीक जो 2 साल पहले शाया हुई थी। आपको पता है कि खलिये दो किस्म के होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है जिन्हें कैरियोटिक कहते हैं, और एक जो यूकैरियोटिक है पेचीदा खुलिये जिससे फिर कसीर खुलवी जिस्म बनते हैं। तो यूकैरियोटिक खुलियों में ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो एक जो दरियाफ्त हुई थी 2 साल पहले कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होती है, यानी फिजा में जो नाइट्रोजन है उसको तोड़ के उससे फिर केमिकल्स बनाना, जो कि बहुत हाई एनर्जी दरकार होती है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया एक एल्गी का जो नौ है उसमें एक ऑर्गेनेल के तौर पे समा चुके हैं। तो इस बारे में जफर खान साहब हमें तफसील में बताएंगे कि वो क्या किस्सा है। तो खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया तारुफ का। मेरे ख्याल है शुरू हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की अहमियत से करते हैं। जी तो बिल्कुल। नाइट्रोजन, जैसे हम जानते हैं या जानना चाहिए हमें कि हवा में मौजूद एक गैस है जो तकरीबन हवा में मौजूद, यानी हवा का 78% जो है कमोबेश नाइट्रोजन गैस है। और ये डायटोमिक गैस है, जिस तरह हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ये डायटोमिक गैस है। इसका मतलब है कि हम्म, ये दो नाइट्रोजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, सही। और इन दोनों नाइट्रोजनों के दरमियान एक एक कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तीन कोवेलेंट हम्म बॉन्ड होते हैं दोनों हम्म नाइट्रोजन के दरमियान। और राइट। इस नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन गैस जो है ये डायरेक्टली पौधे बिलावास्ता तौर पर पौधे या जानदार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम्म नाइट्रोजन क्यों जरूरी है पौधों के लिए और जानदारों के लिए? इसलिए कि दो बहुत ही अहम बायोमोलिक्यूल्स, खास तौर पर प्रोटीन्स, हम्म जिनको अमीनो एसिड्स, जिनका बुनियादी जुज्व होते राइट। हैं, उनमें नाइट्रोजन का अमीनो ग्रुप की सूरत में मौजूद होती है। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लिक एसिड्स या डीएनए या आरएनए वगैरह का बुनियादी हम्म जुज्व होते हैं, या उनके मोनोमर्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन जो है, उनके खास तौर पे जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमीन है, ये यूरासिल है, उनका बुनियादी जुज्व। तो अब राइट। ये नाइट्रोजन गैस अगरचे हवा में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जानदार जो है, वो इंसान हो, बैक्टीरिया हो, पौधे हो, ये डायरेक्टली हवा में मौजूद नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम्म उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि किसी तरह से नाइट्रोजन के दरमियान जो तीन कोवेलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन गैस में जो दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान तीन कोवेलेंट बॉन्ड हैं, उनको तोड़ा जाए। और हम्म उनको तोड़ने की जो बॉन्ड, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तवानाई रिक्वायर जिसकी जरूरत होती है, वो बहुत ज्यादा है, यानी तकरीबन 956 किलो जूल्स पर मोल के करीब होती है। और हम्म इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हाइड्रोजन गैस, वो भी डायटोमिक गैस है और दो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनती है, उनके दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसको राइट। तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दो हाइड्रोजन को, एटम्स को अलग अलग करने के लिए, वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने से
दुगन से तकरीबन आधी होती है या आधी से भी कम। सही। तो इतनी ज्यादा तवानाई कहाँ से लाएंगे आप? अब इतनी तवानाई आपको या तो जो थंडरस्टॉर्म्स या आसमानी बिजली से मिल सकती है, या फिर जैसे कि जिंदा अशिया में एक बुनियादी असूल है वो, और वो ये कि जो बहुत ज्यादा देर में हो, तवानाई की वजह से बहुत ज्यादा देर में होने वाले कीमियाई तामुलात या रिएक्शंस हैं, उनके लिए एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, खामरे जिन्हें उर्दू में कहते हैं। और सही। एंजाइम्स क्या हैं? ये ज़्यादातर प्रोटीन्स में मुश्तमिल होते हैं, और ये करते क्या हैं? ये किसी भी कीमियाई रिएक्शन को एक मखसूस वक्त में जल्दी से कर ले, और ये बुनियादी तौर पे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। यानी ये किसी भी रिएक्शन में इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होते, यानी उसमें ये खुद हम्म। हिस्सा लेते हैं, लेकिन हिस्सा इस तरह लेते हैं कि उसके जब वो मुकम्मल हो जाता है कि दोबारा इस्तेमाल के काबिल। राइट। तो नाइट्रोजन गैस को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है जिसे नाइट्रोजनेज कहते हैं। ये नाइट्रोजनेज हम्म। एंजाइम जो है, ये बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टर है, या राइजोबियम है, या जिन्हें समुद्री या पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक्स हैं, नॉस्टॉक है, उनमें ये पाया जाता है। ठीक सही। है। अब तमाम के तमाम पौधे जो हैं वो अ, उनके अंदर नाइट्रोजन की इस हालत में जरूरत होती है कि वो N2 यानी नाइट्रोजनस गैस ना हो, बल्कि वो एमोनिया गैस की सूरत में हो, या एमोनिया या एमोनियम की सॉल्ट की सूरत में हो, अमोनिया गैस की यानी NH3 की सूरत में हो। तो ये हम्म। नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, ये बैक्टीरिया में ये काम करता है कि हवाई नाइट्रोजन को लेकर, हवा से नाइट्रोजन को लेकर उसको NH3 में तब्दील करता है। वो NH3 जो है उनको कुछ और बैक्टीरिया जो है जो पौधों में पाए जाते हैं, वो नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं, और वो नाइट्रेट्स जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं। और पौधों से, उन पौधों को खाने वाले जानवर वो पर्टिकुलर नाइट्रेट्स यानी वो नाइट्रेट्स जो है वो पौधे उनसे अमीनो एसिड्स बनाते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं, या उनसे सही। न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं जिनसे DNA और RNA बनते हैं। और फिर पौधों से बाकी जानवर जो हैं, ये तमाम मखसूस हम्म। कीमिया केमिकल्स जिनसे अमीनो एसिड्स बनते हैं या बने बनाए अमीनो एसिड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हासिल करते हैं। तो ये सही। मुख्तसरन एक नाइट्रोजन साइकिल का एक हिस्सा है। नाइट्रोजन हम्म। साइकिल एक जियोकेमिकल साइकिल है, यानी दूसरे लफ्जों में ये एक ऐसा साइकिल है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर उनको उसको अमोनिया या दूसरे सॉल्ट्स में तब्दील करता है। और जब वो जानदार जो उस नाइट्रोजन के सॉल्ट्स या अमोनिया को इस्तेमाल करके उनसे अमीनो एसिड्स बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, जब वो जानदार मर जाते हैं, तो फिर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया उन तमाम केमिकल्स को जिनमें नाइट्रोजन है उनको दोबारा ब्रेक डाउन करके उनको नाइट्रोजन गैस में तब्दील करके हवा में शामिल कर देते हैं। तो सही। मुख्तसरन ये नाइट्रोजन साइकिल है हम्म। जो मेरे ख्याल है मिडिल स्कूल लेवल पर या हाई स्कूल लेवल पर तकरीबन सारे बच्चे पढ़ते हैं। और बिल्कुल। इसकी फर्दर ये ज़ाहिर है, इस जो आप आगे चलते चले जाते हैं इसकी बहुत ज़्यादा मजीद तफसीलात भी है। हम्म। तो अच्छा, अब जो जहां तक जो जैसा कि कदीर साहब ने शुरू में जिक्र किया, ये मैं इसको तस्वीर को थोड़ा सा लार्ज करना चाहूंगा, इसलिए मैं इस फॉर्मेट में आ गया हूँ। अच्छा, अब इस तहकीक को एक और पहलू से भी देखना चाहिए, और वो ये कि यूकेरियोटिक ऑर्गन सेल्स, जैसे कि कदीर साहब ने शुरू में कहा, इनकी बुनियादी खूबी ये है कि ये मखसूस कीमियाई तामुलात या रिएक्शंस को अपने खुलियों के मखसूस हिस्सों में एक सेल मेम्ब्रेन में मुकैयद रखते हैं, और हम्म। वो मखसूस हिस्से और उनके इर्द गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी वो सेल मेम्ब्रेन यानी वो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जिससे ये बुनियादी तौर पर मखसूस केमिकल रिएक्शंस को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, ये खुलिए, हम्म। हम्म। उन एरियाज को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम प्रोकैरियोट्स में, मिसाल के तौर पर आप ये जानते हैं कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, हम्म। लेकिन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस के बारे में भी ये आइडिया है कि किसी तरह इसी तरह एक ऐसा कभी कोई ऐसा वक्त आया कि कोई एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म ने जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं था, उसने कुछ जानदार दूसरा जानदार जो है अपने अंदर ले लिया, जिसको बुनियादी तौर पे एंडोसिम्बायोसिस का प्रोसेस कहते हैं। और हम्म। इसको इस हम्म। चीज को जिसमें आप
किसी जानदार एक खुलिया दूसरे खुलिए को मुकम्मल तौर पे अपने अंदर ले लेता है, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो उसके जरिए न्यूक्लियस जो है वजूद में आया। अब न्यूक्लियस का ओरिजिन जो है वो थोड़ा सा मतलब हमें उसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन ये हमें अच्छी तरह पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको आप पावर हाउसेस ऑफ सेल कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट्स जो तमाम पौधों में पाए जाते हैं और जिनके जरिए फोटोसिंथेसिस होती है, ये सब के सब जो है, ये ऑर्गेनेल्स जो है, ये बुनियादी तौर पर दूसरे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे, खुद मुख्तार जानदार थे, जो सही एक बड़े खुलिये में आए और उन्होंने अपनी शिनाख्त खो दी और उन्होंने एक मखसूस काम करना शुरू कर दिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ये डाइजेस्टेड फूड, खासतौर पे जो शुगर्स वगैरह है, सिंपल शुगर्स, उनको उनके मेटाबॉलिज्म में इनका कलीदी किरदार है, जिससे एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह पैदा होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है, ये कभी मखसूस किस्म के साइनो बैक्टीरिया थे। ये जब एक और खुलिये के अंदर इन्होंने आकर रहना शुरू किया, तो इन्होंने आकर फिर ऐसे खुलियों में जिनमें ये मौजूद हुए, उन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू की, यानी सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो उससे सही। इन्होंने ग्लूकोज या शुगर्स वगैरह बनानी शुरू की। हम्म, हम्म, तो इस प्रोसेस को, यानी ये प्रोसेस जिसमें एक खुलिया दूसरे खुलियों को अपने वजूद का जुज्व बनाता है, और वक्त के साथ साथ इन वो तमाम खुलिये जो एक बड़े खुलिये के अंदर आकर अपनी शिनाख्त खो देते हैं, इस प्रोसेस को ऑर्गेनेल फॉर्मेशन कहते हैं। ये स्टार्ट प्राइमरी एंडोसाइटोसिस से होता है, यानी एक खुलिया दूसरे खुलिये के अंदर आकर रहना शुरू हो जाता है। और वो वक्त के साथ साथ होता ये है कि मिसाल के तौर पे वो ऑर्गेनेल, वो जानदार जो कभी जिन्होंने आखिर में क्लोरोप्लास्ट की सूरत में पौधों में मौजूद है, या वो बैक्टीरिया जो माइटोकॉन्ड्रिया की सूरत में मेरे और आपके खुलियों में मौजूद है, ये अपने बाज मखसूस जीन्स मुकम्मल तौर पे खो देते हैं, और मुकम्मल तौर पर जो होस्ट खुलिया है, यानी जिस खुलिये के अंदर आके रहना शुरू करते हैं, उसके जीनोम पर, उसके डीएनए पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी ये जो होस्ट जीनोम डिपेंडेंसी है, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। मतलब इसका मतलब ये है कि अब ये जो खलिए हैं जो होस्ट के अंदर रह रहे हैं, इनका इतना डीएनए मटेरियल अब ज़ाया हो चुका है कि ये अब आज़ाद तौर पे नहीं रहने के आज़ाद तौर पर रहने के काबिल नहीं रहे। ये अब बिल्कुल बिल्कुल इस खलिए के अंदर ही रह सकते हैं। जी, ये अब उन मखसूस होस्ट सेल्स के अंदर रह सकता है, उससे बाहर रह ही नहीं सकते। ठीक है, हालांकि इनको उगाने की कोशिश की गई, ये नहीं कि साइंसदानों ने कोशिश नहीं की, उन्होंने बिल्कुल कोशिश की, लेकिन ये इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं और ये अपने बाज ऐसे इंतहाई अहम जीन्स खो चुके हैं कि जिससे अब इनकी जो है इंडिपेंडेंसी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। और इसके अलावा इनका और इनके जो होस्ट है उसके दरमियान ऐसी इंटरडिपेंडेंस पैदा हो गई है कि होस्ट सेल भी इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सही। ठीक, तो ये इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, या इसको एंडोसिम्बायोसिस भी कहते हैं, जिसमें दो खुलिये जो हैं वो इकट्ठे रहने शुरू कर देते हैं। और इस बारे में बहुत पहले 50s 60s में जब ये हमें इस बात का एहसास होना शुरू हुआ साइंसदानों को कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बुनियादी तौर पर बैक्टीरिया थे, मखसूस बैक्टीरिया थे, जिन्होंने एक बड़े खुलिये के अंदर आकर रहना शुरू कर दिया। तो और इससे बुनियादी तौर पर यूकेरियोट्स के खुलियों की जो जेनेटिक की जो लाइन थी उसकी इब्तिदा हुई। ये एक ऐसा मौजू है जो यूकेरियोट खुलियों के बनने में इंतहाई अहम समझा जाने लगा। और इस बारे में मजीद से मजीद जो शवाहिद मिलते गए कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चला कि उनके जीन्स जो हैं वो बाज मखसूस किस्म के बैक्टीरिया के साथ उनका जीनोम मिलता है, डीएनए बहुत ज़्यादा मिलता है। उनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं, यानी प्रोटीन बनाने वाले ऑर्गेनेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं। सही। वो बाज बैक्टीरियल राइबोसोम्स, वो बयान ही बैक्टीरियल राइबोसोम्स है।
इसी तरह हम्म। क्लोरोप्लास्ट्स जो हैं इनके अंदर भी इनका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन और वो राइबोसोम्स भी बाज मखसूस किस्म के साइनोबैक्टीरिया जैसे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, सही। तो ये मतलब मैं इस क्लोरोप्लास्ट बात, वो हैं जो पौधों के खलियों के अंदर होते हैं, राइट? जी जी जी, क्लोरोप्लास्ट पौधों के राइट। खुलियों के अंदर होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया पौधों के खुलियों के अंदर भी होते हैं, और हमारे जानवरों के खुलियों के हमारे अंदर। जानवर के बिल्कुल। जी जी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेल फॉर्मेशन जो है, ये हम्म। बुनियादी तौर पर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक किसी बड़े खुलिये के अंदर आकर रहने वाला छोटा खुलिया जो है, ये जानदार जो है, वो हम्म। कंप्लीटली अपनी इंडिपेंडेंस खो देता है। और उस राइट। इंडिपेंडेंस खोने के लिए वो जरूरी है कि वो होस्ट खुलिये के मेटाबॉलिज्म पर इन्हिसार करे, उसके जीनोम या उसके डीएनए और उसके डीएनए से बनने वाली प्रोटीन्स पर मुकम्मल तौर पे इन्हिसार करना शुरू कर दे। ठीक, अच्छा, अब सही। साइंसदानों को ये पता चला कि एक मखसूस साइनोबैक्टीरिया, यानी ये तो अच्छा, अब ये क्या इससे पहले की भी कोई सूरतें हैं कि ऐसे बैक्टीरिया हों या ऐसे जानदार हों जो दूसरे जानदार खुलियों के अंदर रहते हों? जी हाँ, इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मैंने एक तो पौधों के अंदर रहने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उनकी मिसाल दे दी। राइट। जो मिसाल के तौर पे लेग्यूम्स हैं, यानी जितनी भी दालें हैं या हम्म। फलियां हैं, इन पौधों की जड़ों में लेग्यूम्स बुनियादी तौर पर इस किस्म के नोड्यूल्स होते हैं, उनकी जड़ों के वो हिस्से होते हैं जिनके अंदर बाज बैक्टीरिया उनके खुलियों के अंदर या खुलियों के साथ रह रहे होते हैं। हम्म। और वो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, वो एमोनिया पैदा सही। करते हैं, वो एमोनिया जो है बाज और बैक्टीरिया फिर उसको नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं, या डायरेक्टली पौधे इस्तेमाल करते हैं और उनसे अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो यानी सही। ये केमिकल है जो डीएनए और आरएनए बनाते हैं, वो उस काम में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, राइट। तो अब और इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि किस तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर रह रहे हैं या उनके साथ रह रहे हैं। ठीक है, हम्म। बल्कि इस हम्म। पर एक पूरी, यानी पौधों के लिए तो एक अलग मौजू है, लेकिन मैं तफसील उसका जिक्र कुछ हद तक मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। मेरे एक क्लास फेलो हैं जो इस मौजू पे बड़ी तफसील में काम कर रहे हैं उपसाला स्वीडन में, कि हम्म। एक तरह से तीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सिम्बायोसिस है जो तमाम पौधों या अक्सर पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और वो है पौधों की जड़ें, बाज मखसूस किस्म के फंजाई और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हम्म। इनको इस कॉम्बिनेशन को माइकोराइजा कहते हैं। और सही। अगर आपने सुना हो कुछ साल पहले से वुड वाइड वेब यानी WWW जी का जी, एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट पेश बिल्कुल। किया गया था कि राइट राइट तमाम राइट। दरख्त जो एक जंगल में पाए जाते हैं उनकी जड़ें एक दूसरे के साथ एक तरह से एक वेब में या एक तरह एक जंजीर में मरबूत होती हैं, जो वो हम्म। जंजीर बैक्टीरिया और इन फंजाई पर मुश्तमिल होती है। तो हम्म। वो आइडिया बुनियादी तौर पर माइकोराइजा के जरिए जानदारों की जड़ों का एक दूसरे के साथ आपस में कम्युनिकेशन था। ठीक, सही। वो एक अलग मौजू है, वो बहुत दिलचस्प मौजू है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो खैर, हम्म। ये जो 2024 में तहकीक पेश हुई, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से ये जायजा लिया कि एक सायानोबैक्टीरियम जिसका पूरा नाम UCYNA है, ये एब्रीविएशन है एक लंबे नाम की, वो एक मखसूस किस्म की एल्गी जो सिंगल सेल्ड यूकेरियोटिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसको बिगलोवी कहते हैं। ये पहला नाम भी बहुत लंबा है, मैं आपको बाद में पढ़ के सुना दूंगा, मैं याद नहीं रख सका। सही। इसके अंदर ये UCYNA जो ये पाया जाता है, लेकिन UCYNA जो है, ये जो इस पर्टिकुलर एल्गी या इस बड़े सेल के अंदर पाया जाता है, ये अपना इंडिपेंडेंस कंप्लीटली खो चुका है, हम्म। और ये बतौर एक ऑर्गेनेल के जिंदा है। ठीक है, हम्म। अब ये साइंसदानों को इस बात का बहुत पहले का शुबा था, और ये UCYNA जो बैक्टीरिया है ये और एल्गी के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन वो तमाम एल्गीज और ज्यादातर एल्गीज, उन पर रिसर्च करना इसलिए मुश्किल था कि उनको अलग से लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो करना बहुत मुश्किल था।
तो हम्म ये लोग जिन्होंने इस मौजू पे तहकीक की, उनको सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि सबसे पहले ये इस बात में कामयाब हो गए कि ये इस पर्टिकुलर बी बिग्लोवी, यानी ये बड़ा जो खुलिया है, इसको अलग हम्म, से लैब में ग्रो करने में कामयाब हुए। जब सही। इसमें कामयाब हो गए तो फिर जाहिर है इसको वो इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ हालात में ग्रो करके ये स्टडी कर सकते थे, इस पर मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो थे अप्लाई कर सकते थे। तो उन्होंने बाकी सही। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के अलावा इसको एक्सरे टोमोग्राफी, यानी एक तरह से सीटी स्कैन समझ लीजिए, उसके हम्म जरिए गुजारा। और ये देखा कि ये इसकी जो, यानी ये जो UCYNA का खुलिया है, इसका बाकी जो ऑर्गेनेल्स जो इस बड़े खुलिये में यानी बी बिग्लोवी में पाए जाते हैं, उनके साथ क्या ताल्लुक है, उनकी हम्म, यानी साइज रेशो क्या है। सही। और साइंसदानों को ये बहुत अरसे से इस बात का अंदाजा है कि और बाकी तमाम क्राइटेरिया के अलावा, यानी वो क्राइटेरिया जिससे किसी खुलिये के, किसी बड़े खुलिये के अंदर मौजूद होने से ये साबित हो जाए कि जी वो जो छोटा खुलिया है वो बुनियादी तौर पर कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि ऑर्गेनेल है, यानी उस बड़े खुलिये हम्म, का एक लाजमी जुज बन चुका है। उसमें एक बड़ा फैक्टर साइज रेशो भी था कि सही। कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जो है उसका साइज एक मखसूस हद से बढ़ नहीं सकता। हम्म एक तो ये बात, ये इन्होंने तफसील से इस बात को अपने तहकीकी पेपर में इसको देखा। दूसरा उन्होंने ये देखा कि क्या इसका यानी ये जो था, क्या नाम है, UCYNA, जो इस बड़े बी बिग्लोवी के अंदर था, उसका जीनोम अलग से निकाल कर उसको स्टडी किया तो उसे पता चला कि हाँ, ये हम्म वाकई वही UCYNA है जो इंडिपेंडेंटली भी पाया जाता है, लेकिन इसका जीनोम जीनोम या इसका DNA बहुत रिड्यूस हो चुका है। यानी ये बहुत सारे अपने जो है ना जीन्स वो खो चुका है। कौन से जीन्स? हम्म, फोटोसिंथेसिस में अच्छा। प्रोटीन बनने वाली प्रोटीन्स के सारे कमोबेश सारे जीन खो चुका है, या उनके हम्म मेजर पार्ट्स खो चुके। हम्म, दूसरे लफ्जों में ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी ऑटोट्रॉफी के काबिल, और शुगर्स वगैरह और अपनी बुनियादी जिंदगी के लिए ये डिपेंडेंट है बड़े खुलिये पे। उसके अलावा इन्होंने ये हम्म, देखा कि बाज मखसूस अमीनो एसिड्स जो इसको इस पर्टिकुलर UCYNA को अपनी जिंदगी के लिए जरूरी है, जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, ये सही। ट्रांसपोर्ट करता है बड़े खुले यानी बी बिग्लोवी से अपने अंदर। ठीक है, अच्छा। इन्होंने उस ट्रांसपोर्ट का भी पता लगाया इस तहकीक में। हम्म और फिर इन्होंने उसके अलावा ये लगाया कि ये जो है ये UCYNA, ये हवा से ऑक्सीजन लेकर उसको एमोनिया में तब्दील, और हम्म, ये बी बिग्लोवी या बड़ा खुलिया जो है ये मुकम्मल तौर पर अमोनिया के लिए यानी नाइट्रोजन के लिए इस पर्टिक्यूलर UCYNA या इस नाइट्रोप्लास्ट पर डिपेंडेंट है। हम्म। ये अमोनिया मतलब के यह है लिए कि और किसी जैसे जानदार जैसे पे डिपेंड नहीं जी। जैसे जैसे UCYNA में तब्दीलियां आ रही थी और वो डिपेंडेंट हो रहा था, उसी तरह जो होस्ट खलिया है उसमें भी तब्दीलियां आ रही थी जी और बिल्कुल। वो भी इस पे डिपेंडेंट हो रहा था। तो दोनों में यानी को एवोल्यूशन हो रहा था इनका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल। अगर एक फंक्शन, अगर UCYNA या ये नाइट्रोप्लास्ट जिसको आप नाम रखा गया है, ये हम्म अपने बाज बुनियादी इंडिपेंडेंट जिंदगी वाले जीन्स खो रहा था, तो हम्म दूसरा हम्म, जानदार जो है वो भी मुकम्मल तौर पे अपने नाइट्रोजन के हसूल के लिए इस पे डिपेंडेंट, इस पे इंहिसार राइट करना शुरू हो गया। राइट राइट और राइट राइट। अब उनका ख्याल ये है कि मुकम्मल तौर पर ये इंहिसार करता है। हम्म यानी ये जो है ना, ये तभी UCYNA अब इंडिपेंडेंटली इसको आप, मतलब ठीक है ये साइनो बैक्टीरियम, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें इसका जीनोम जो है इस दूसरे मखसूस साइनो बैक्टीरिया से मिलता है, इसके अंदर इसका जो प्रोटियोम है, इसमें जो मखसूस प्रोटीन्स हैं वो भी साइनो हम्म बैक्टीरिया से हम्म बहुत ज़्यादा मिलती हैं, हम्म, लेकिन ये इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं है। इसके लिए उन्होंने सही। बकायदा इसको एक्सट्रैक्ट कर कर इसको गलत ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन नहीं ग्रो कर सके। हम्म, ठीक है। तो सही। ये मुख्तसरन ये कि ये अब वो ऑर्गेनेल है जिसको आप नाइट्रोप्लास्ट कह सकते हैं। हम्म हम्म अच्छा। हम्म, अच्छा, अब अगला दूसरा सवाल ये था कि देखिए, जिस तरह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब बैक्टीरिया हैं, मखसूस किस्म के बैक्टीरिया हैं। अब राइट। जब कोई बड़ा सेल, यानी कोई यूकेरियोटिक सेल मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म का या आपके जिस्म का सेल डिवाइड करता है या तकसीम होने लगता है, हम्म तो उसकी तकसीम से पहले उसके उस खुलिये के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो
वो राइट। डिवाइड होते हैं। हर माइटोकॉन्ड्रिया एक खास मखसूस तरीका है बैक्टीरिया की सेल डिवीजन का, जिसे कहते हैं बाइनरी फिशन, हम्म। उसके जरिए डिवाइड होता है। राइट। तो अब अगला सवाल ये था कि क्या ये नाइट्रोप्लास्ट यूसीएनए जो इस बड़े ऑर्गेनेल के बड़े होस्ट खोलिए के अंदर है, क्या ये भी उन रूल्स को फॉलो करता है? और जब उन्होंने हम्म। स्टडी किया इसकी सेल डिवीजन, इसकी इसकी इस पर्टिकुलर बी बिग्लोवी या होस्ट सेल को की सेल डिवीजन को स्टडी किया, तो ये देख के हैरान रह गए कि बैन ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की सेल डिवीजन की अपनी डिवीजन पहले होती है, उसी तरह हम्म। ये पर्टिकुलर जो नया ऑर्गेनेल है ये भी पहले दो में डिवाइड होता है। और बड़े होस्ट सेल जो दो खुलियों में तकसीम होता है, उन हर एक को एक एक कॉपी जाती है इस राइट। यूसीएनए की। राइट। मतलब ये है कि होस्ट सेल और ये जो यूसीवाईएनए है, ऑर्गेनेल जो बन चुका है, इनके दरमियान सेल ये मॉलिक्यूलर कम्युनिकेशन भी चल रही है कि अब ये जी जी टाइम जी। आ गया है। और मतलब उनकी सेल उनके डिवीजन जो है कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड है बिल्कुल। हाँ, राइट। यानी ये राइट। नहीं है राइट। कि वो अनलिमिटेड डिवीजन है एक जिस हम्म। मतलब एक जिस तरह मतलब वैसे तो ये सब चीजें इंडिपेंडेंटली बाज सिम्बायोट्स में पाई जाती है, लेकिन हम्म। इन सब चीजों का इकट्ठे इस यूसीवाईएनए में जो इस मखसूस बड़े खुलिये में या होस्ट हम्म। सेल में मौजूद है पाया जाना, हम्म। इसका इस बात का सबूत है बकौल उन साइंसदानों के जिन्होंने ये डिस्कवर किया है कि ये हम्म। अब एक मुकम्मल ऑर्गेनेल बन चुका है, ये अपनी अलग शिनाख्त खो चुका है। सही। ठीक है अच्छा, एक और सवाल कि जी जैसे हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो जी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीपल कॉपीज होती हैं उनकी, राइट? जी जी। तो ये जो हम नाइट्रोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, इसमें यूसीवाईएनए की भी मल्टीपल कॉपीज होती हैं या एक ही कॉपी होती एक ही कॉपी, अभी फिलहाल उन्हें एक है? ही अच्छा, एक ही कॉपी कॉपी। मिली है। अच्छा, आई सी, आई सी। जी जी जी, इंटरेस्टिंग। एक कॉपी, हम्म। इसकी एक कॉपी हम्म। है। अच्छा, अब ये वाहिद नहीं है जैसे मैंने कहा था ना कि ये वाहिद नहीं है एंडोसिम्बायोट या एक हम्म। छोटा सेल जो बड़े सेल में पाया जाता है। बेशुमार राइट। मिसालें हैं, जैसे ये एक मिसाल है जो मैं लिटरेचर में देख रहा था। ये एक मखसूस एल्गी है, ये बड़ा सेल जो है हम्म। एल्गी है, और उसके हम्म। अंदर ये दो छोटे सेल जो ये मतलब जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये पाए जाते हैं। हम्म। इनको ओरिजिनली क्रोमोफोर कहा जाता था। इन पर राइट। तहकीक हुई तो ये पता चला कि बुनियादी तौर पे ये दो बाज किस्म के दोनों ना दो कॉपियां हैं एक मखसूस साइनोबैक्टीरियम की। और हम्म। इस पर्टिकुलर साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये सेल जो है, ये बड़ा सेल जो है, वो हम्म। फोटोसिंथेसिस करने के काबिल है। आई सी, आई अब सी। फोटोसिंथेसिस करने का फायदा क्या है? जाहिर है कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जरिए शुगर्स पैदा होती हैं, और फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन पैदा करती है। राइट। और ये दोनों जो हैं, ऑक्सीजन और शुगर जो है रॉ मटेरियल है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और सेलुलर हम्म। रेस्पिरेशन क्या करती है? वो एटीपी पैदा करती है, और एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है, यानी दूसरे लोग मुख्तसर राइट। लफ्जों में एटीपी वो उस किस्म का हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका अ, जिसको इस्तेमाल करते हैं अब आपका जिस्म लिटरली हर मेटाबॉलिक प्रोसेस में, या हर उस प्रोसेस हम्म। में जिसमें एनर्जी की जरूरत हो वहां पे इस्तेमाल करता है। सही। ठीक है। तो इस पे बड़ी लंबी रिसर्च हुई है इस ऑर्गेनेल पर कि हम्म। क्या ये वाकई ऑर्गेनेल है या ये सिर्फ एंडोसिम्बायोट है। हम्म। ठीक है। तो इसमें उनको वो कहते हैं ना कि दो चार हाथ जब लबे बाम रह गया। तो राइट। राइट। अगरचे ये बैक्टीरिया जो है ये डिपेंडेंट हैं अपनी जिंदगी के लिए इस बड़े खुलिये के जीनोम पर, हम्म। लेकिन इसने अपने सारे के सारे इंडिपेंडेंट जिंदगी वाले जीन्स जो हैं वो अभी खोए नहीं है। यानी हम्म। इट इज ऑन ए path to become an organelle. It is not as yet an organelle. तो मतलब इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये अभी भी ये काबिलियत रखता है कि अलग से भी जिंदा रह हाँ, सके? अगरचे वो अलग बात है कि साइंसदान इसको भी अलग से निकाल कर ग्रो नहीं कर सके। अच्छा। तो ये एक हम्म। दिलचस्प मौजू है कि राइट। नहीं कि कब एक एंडोसिम्बायोट एक छोटा सा खुलिया जो दूसरे बड़े खुलिये के अंदर रह रहा है, हम्म। वो हम्म। कब
एक सिम्बायोटिक रिलेशन से निकलकर कंप्लीट डिपेंडेंस के राइट। मोड में चला जाता है, और उसको ऑर्गेनेल हम्म। कहते हैं। इस मौजू पर भी हम्म। जाहिर है एक लंबी एक बहस मौजूद है साइंसदानों में। राइट। राइट। लेकिन जी, वैसे तो है कि बायोलॉजी में ये तो है कि इतनी पेचीदगी है कि हमारे लिए कैटेगराइज करना चीज़ों को बाज़ औक़ात मुश्किल होता है कि आप जी किसी भी तरीके से डिफाइन करें, वो कुछ चीज़ें होंगी जो ग्रे एरिया में आएंगी, जिसमें आपको क्लियरली डिफाइन नहीं होगा कि इसको आप किस खाने में रखें। जी 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 जी। लेकिन और इस पर मेरे ख्याल अभी तक ये रिसर्च नहीं हुई कि इसकी जो है सेल डिवीजन जो है किस हद तक जो है वो बड़े खुलिए की सेल डिवीजन के साथ मरबूत है। और जो एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि अगरचे ये मालूम है कि ये अपने पास जीन्स खो चुका है, और अमीनो एसिड्स, मखसूस अमीनो एसिड्स वगैरह के लिए ये होस्ट सेल के जीनोम पर डिपेंडेंट है। लेकिन जितनी इसकी जीनोमिक रिडक्शन होनी चाहिए थी, यानी एक ऑर्गेनेल से या एक प्लास्टिड से जो एक पहले इंडिपेंडेंट खुलिया हो और फिर उसने बड़े खुलिये के अंदर आकर रहना शुरू कर दिया हो, उससे आम तो जो सेल बायोलॉजिस्ट ये करते हैं कि इट नीड्स टू बी, इट्स जीनोम इज काइंड ऑफ फंक्शनली इज मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द जीनोमिक, होस्ट सेल जीनोम। तो राइट। उस राइट। किस्म की इंटीग्रेशन जो एक्सपेक्टेड थी वो उन साइंसदानों को नजर नहीं आई। लेकिन दे से दैट इट्स ऑन द पाथ टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो राइट। ये चीज के छोटे खुलिये बड़े खुलियों के अंदर रहते हैं, ये बेशुमार जानदारों में मौजूद है, खास तौर पे पौधों के अंदर ये बहुत ज्यादा मौजूद है। और मतलब हमारे भी जिस्मों के अंदर हमारा जो गट है, ये लार्ज इंटेस्टिन है, स्मॉल इंटेस्टिन का लेटर हिस्सा, और वहां पर बेशुमार बैक्टीरिया मौजूद है। राइट। एन मुमकिन है, अगर से ये पता तो नहीं चला, लेकिन एन मुमकिन है कि बाज उनमें से बैक्टीरिया जो है वो एंडोसिम्बायोटिक हो। क्योंकि इतनी ज्यादा मैसिव अमाउंट है बैक्टीरिया की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इतना मुश्किल है उनको डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम से निकाल कर ग्रो करना, कि ये ऐन मुमकिन है कि ये सब कुछ हो और हमें इस बात का इल्म ना हो। राइट। तो ये अब कुदरती प्रोसेस है। अब इनको साइंसदानों की जहां जहां उनका हाथ पड़ता है, जहां जहां उनकी उनके लिए मुमकिन होता है, वो उनके लिए तहकीक मुमकिन हो जाती है। जहां उनके लिए नामुमकिन होता है, ज़ाहिर है वहां पे वक्त का इंतजार करना चाहिए कि कभी ये राइट। मुमकिन और हो ये जाए। तो मतलब है, ये तो खैर नॉन फैक्ट है कि मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं, यानी मल्टी सेलुलर स्पीशीज़ हैं, बड़े स्पीशीज़ हैं, इंसान, दूसरे जानवर, हम्म, उनमें हर स्पीशीज़ का गट फ्लोरा जो है वो भी स्पेसिफिक होता है। यानी जैसे अगर आप काओ के गाय गाय की मिसाल लें, राइट। अब जी गाय के मैदे में जो बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंट करते हैं घास के जो बड़े रेशे हैं, वो मखसूस हैं, वो इंसानों के गट फ्लोरा में नहीं होंगे वो बिल्कुल। बैक्टीरिया, राइट। इंसानों अगर को होते तो हम भी घास चर रहे हम होते भी हैं। खा सकते, और एग्जैक्टली। हम, क्योंकि राइट। देखें, जो सेलुलोज है, जो पौधों जिससे बुनियादी तौर पर जो ये जो कैटल या जो लाइव स्टॉक, ये जानवर जो हैं, ये अपना अपनी एनर्जी पूरी करते हैं, वो है राइट। क्या? वो असल में वो ग्लूकोज के बने हुए बड़े बड़े रेशे हैं। इट्स बड़े ए बड़े, पॉलीमर ऑफ एग्जैक्टली ग्लूकोज। एग्जैक्टली। राइट। अगर राइट। आप में ये सलाहियत, अगर हमारे मेदों में भी वो बैक्टीरिया आके रहना शुरू हो जाए और उससे हमें ये सलाहियत मिल जाए, तो हमें गोश्त खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम राइट। कंप्लीटली पौधों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। राइट। राइट। जी। राइट। तो मतलब वही वो, तो खैर वो, मैं कभी एक जमाने में कभी जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया करता था, तो वो एक टेक्स्ट बुक मिसाल थी कि बाज किस्म की फूड पॉइजनिंग स्पीसीज है सैल्मोनेला की। वो सैल्मोनेला की स्पीसीज जो हैं वो जब वो इन्फेक्ट करती है ना गट की, यानी स्मॉल इंटेस्टिन की, एक्चुअली कोलन की जो अर्ली है, पहला पार्ट है, उसमें मखसूस सेल्स को, तो वो उनके अंदर चली जाती हैं, उन सेल्स के अंदर चले जाते हैं वो बैक्टीरिया, और उनके सेल्स के अंदर जाकर उस ऑर्गेनेल में बैठ जाते हैं, जिसका असल काम ये होता है कि वो उन बैक्टीरिया को तबाह करे। आई सी। लेकिन वो आई सी। बैक्टीरिया उन कंडीशंस के इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि वो बजाय तबाह होने के और ग्रो करते हैं और उस सेल को तबाह कर देते हैं। तो यानी ये सब चीजें भी हैं कि
और दूसरी एक बात जिसका मैं शुरू में जिक्र करना भूल गया, ये चीज कि एक बड़ा खुलिया छोटे खुलिए को अपने अंदर ले ले, ये हम्म रूटीनली हमारे जिस्मों में हो रहा है। इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। हम्म यानी आपके इम्यून सिस्टम, ये बहुत से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है अपनी खुराक के लिए छोटे जानदारों को, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, और इसी तरह हम्म फेगोसाइटोसिस के जरिए उनके जिस्म के बाज ऑर्गेनेल जो हैं उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन छोटे, जब वो उन छोटे सेल्स को अपने जिस्म के अंदर लेते हैं, तो एंजाइम्स उन छोटे सेल्स को तबाह करके उनके जिस्म के अज्जा राइट को मेटाबोलाइज कर लेते हैं। राइट तो ये राइट फेगोसाइटोसिस जो है कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल भी नई चीज नहीं। हम्म लेकिन लेकिन इसमें ये कि लोगों, आमतौर पे ये डिस्ट्रक्टिव होती है, राइट? हाँ, फेगोसाइटोसिस जो है आमतौर पे डिस्ट्रक्टिव होती है। आमतौर पर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। और ये एक जानदार, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो उसके उसके जिस्म में जो हर खुली के अंदर जो एक रिसाइकलिंग हो रही है केमिकल्स की, उसमें बहुत जरूरी है। ये ऑटोफेजी जिसे कहते हैं, उसका एक बहुत राइट अहम हिस्सा है, जो नॉर्मल ऑटोफेजी है, यानी जो सही। डिस्ट्रक्टिव ऑटोफेजी है उसका नहीं। लेकिन इन जानदारों में समहाउ वो सिस्टम जो फेगोसाइटोसिस अल्टीमेटली उन इंटरनलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स को तबाह कर दे, वो एक्टिवेट नहीं होता। हम्म उसके बजाय these organisms somehow manage to survive within those bigger organisms, and they become a part and parcel of their body, their internal structure. अच्छा, एक सवाल कि बेस्ड ऑन के एक ऑर्गेनेल जो है उसके ओरिजिनल डीएनए का कितना हिस्सा जो है वो अब ट्रांसफर हो चुका है होस्ट सेल में, और कितना जो डीएनए फंक्शन है वो बाकी है अभी तक वो उसमें, उससे इज देयर अ वे ऑफ डिटर्मिनिंग कि ये सब कुछ था, ये प्रोसेस शुरू कब था इन टाइम लाइन की, कोई मॉलिक्यूलर क्लॉक की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम ये गेस कर सकते हैं? जी, किसी न किसी हद तक, जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, देखिए, मिसाल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ जो मुझे जी। मिसाल का थोड़ा बहुत आइडिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, हम्म जो टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके जीनोम में तकरीबन 30 प्रोटीन्स के हम्म जीन्स होते हैं। इसके मुकाबले में बैक्टीरिया, जो ये यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इनके जो ओरिजिनल बैक्टीरिया थे उनका डिटर्मिनेशन हो चुकी है। वो एक बाज अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया के ये डिसेंडेंट्स हैं, हम्म, और उनके अंदर ज़ाहिर है इससे कई गुना ज्यादा जीन्स होते हैं। सही। तो साइंसदानों को ये आइडिया है, रफली ये आइडिया है कि कब ये इवेंट हुआ, लेकिन जाहिर है वो मोलेकुलर क्लॉक स्टडीज जो हैं वो, चूंकि उनके लिए कोई फोसिल एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, हम्म, सो ऑन सो फॉर, सो ये एस्टिमेट्स हैं जो आप लगा सकते हैं। सही। जिस तरह अब जो मसलन क्लोरोफिल जो है, जिससे क्लोरोप्लास्ट जो है, हम्म, इसका तो आपको क्लियरली पता चल सकता है ना कि देखें, चूंकि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट 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 राइट। और ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करती है मेटल्स को। हम्म तो हमें ये रफ आइडिया है, मसलन आयरन की, ये रॉक्स के अंदर बेपनाह आयरन होता है। आयरन की राइट ऑक्सीड राइट और राइट। आयरन की खूबी ये है कि जब उसको वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उसका रंग तब्दील हो जाता है, जंग बन जाता है, बिल्कुल लाल रंग वो का हो जंग बन जाता है, जाता है, राइट। ठीक। हम्म अब वो हम्म बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस जो समुद्रों की तहों में पाई जाती हैं, उनसे ये पता हम्म, चला कि रफली ये प्रोसेस कब शुरू हुआ होगा। तो वो सही। जो मरूफ टर्म है जियोलॉजी में, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, यानी जिससे हम ये कहते हैं कि तकरीबन 2.4 बिलियन ईयर्स अगो हवा राइट। में उतनी ऑक्सीजन हो गई थी जित जो आज मौजूदा जमाने की ऑक्सीजन लेवल से कंपेरेबल थी। वो हम्म, रफली, वो ज़ाहिर है वो अंडर द ओशन रॉक्स की स्टडी से पता लगा ना, और खास सही तौर पे रॉक्स में भी उन रॉक्स की स्टडी से जिनमें आयरन है और जो ऑक्सीडाइज हो चुका है। सही। तो इस तरह की चीजों से पता लग जाता है। अब चूंकि चूंकि जो है कार्बो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हम्म का फंक्शन जो है ये ज्यादा ये इस सेंस में कॉम्प्लिकेटेड है कि इससे निकलने वाली जो गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके फंक्शन है। हम्म हम्म अब कार्बन डाइऑक्साइड की जियोथर्मल
प्रोडक्शन और प्रोसेसेस से भी हो रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेकिन राइट। ऑक्सीजन गैस की कोई मिनिमल जियोथर्मल प्रोडक्शन है, उसका सोर्स हम्म बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। राइट तो राइट इसलिए राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का के मुकाबले में क्लोरोप्लास्ट्स की जो है फॉर्मेशन, उसका पता लगाना ज्यादा आसान है, सही निस्बतन आसान। जी। सही सही। तो ये तो मेरे ख्याल है ये था मौजू। जी, तो तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ये मौजू है। और एक बात जो मैं ज़िमनन अर्ज़ कर दूं कि बाज़ औक़ात हमारे जो क्रिएशनिस्ट दोस्त हैं वो ये कहते हैं जी कि पेचीदा खलिया जो है वो तो खुद ब खुद ये मतलब यूकैरियोटिक खलिये जो हैं ये खुद ब खुद नहीं बन सकते, क्योंकि इस कदर पेचीदा हैं। लेकिन अब हमें ये मिसालें मिल रही हैं कि जैसे ऑर्गेनेल्स, हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके खुलियों में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी बात हुई थी, क्या कहते हैं इसको, ऑर्गेनेल्स बनने का जो प्रोसेस है वो अब और जगह भी देखा जा रहा है, विच प्रूव्स कि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं है, दिस इज नाउ इंडिपेंडेंट इसकी वेरिफिकेशन है कि ये प्रोसेस हुआ है माजी में। तो खलिया, पेचीदा खलिया बनने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जी और बिल्कुल। यही और यही ये जो जी लफ्ज है ना, खुद ब खुद बनना, ये जी जी कंफ्यूजिंग सा है बड़ा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। देखिए, खुद ब खुद तो साइंस में कुछ भी, हर कुछ नहीं चीज जो होता। है वो कानून कवानीन फितरत के तहत हो रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑक्सीजन अगर जंग लगाती है आयरन को, तो वो भी अपने मखसूस कवानीन फितरत है उसके तहत जंग लगाती बिल्कुल है। तो बिल्कुल इसलिए ये मेरे ख्याल है एक ऐसा लफ्ज है जो इसको हमें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता है मुबाहिस में, तो क्या करें अब इसको। एग्जैक्टली मैं सिर्फ एग्जैक्टली आखिर में एक बात कह दूं, मैं जब जरूर। पढ़ाया करता था बेसिक बायोलॉजी, तो मैं जी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के कंपैरिजन की एक मिसाल दिया करता था, वो मैं यहाँ पे भी दे देता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं दोबारा जरूर। मौका मिलेगा ना मिले। जी इसकी मिसाल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की कुछ ऐसी है कि जैसे एक फर्ज करें, एक प्रोकैरियोट्स की मिसाल ऐसी है कि कंपनी है जिसका एक ऑफिस है, और वो ऑफिस एक बड़े कमरे पे मुश्तमिल है। उस बड़े कमरे में जो है ना, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए, उनके कामों के लिए अलग अलग सिर्फ डेस्क डेस्क पड़े हुए हैं, यानी उनको और बाकी सहूलतें कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह की दी नहीं है, लेकिन उनके उन डेस्क के दरमियान कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं है। उसके मुकाबले में जो यूकैरियोट्स हैं, यूं समझ लीजिए कि वो बड़ा कमरा है, लेकिन उस बड़े कमरे में जो मुख्तलिफ जो काम करने के स्टेशन हैं, वर्क स्टेशन हैं, उनके दरमियान एक फिजिकल सेपरेशन, यानी यूं समझ लीजिए कि हर डेस्क जो है वो उस हर उस बड़े कमरे को छोटे छोटे कमरों में और तकसीम कर दिया गया है। सही सही। और हर कमरे के अंदर एक मखसूस काम करने वाला मौजूद है, और उसके लिए उसके पास सारा ऑपरेटर्स जो है वो मौजूद है। वो ऑर्गेनेल खास तौर पे जो जिनके एंसेस्टर बैक्टीरिया हो, उनको प्लास्टिड्स कहते हैं। खासतौर पे सायानो बैक्टीरिया, उनको प्लास्टिड्स कहते हैं, तभी मैंने यहाँ पे टर्म लिख दी थी। और ये क्लोरोप्लास्ट्स और ये जो नाइट्रोप्लास्ट वगैरह सो ऑन सो फोर्थ है, ये सारे के सारे इसी रंग में प्लास्टिड्स हैं। कि अगरचे इनके अंदर मौजूद डीएनए और इनके अंदर मौजूद राइबोसोम इस बात की इन निशानदेही करते हैं कि ये डेफिनेटली इन्होंने कहीं से इंपोर्ट नहीं किए, बल्कि ये लेकर साथ अंदर आए थे। ठीक है। सही लेकिन सही। एक बार ये उस बड़े खुलिये का या मेजबान खुलिये का जब हिस्सा बन गए, तो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी डिपेंडेंस जो है मुकम्मल तौर पे खो दी। तो ये ऐसे ही सही। है कि छोटे छोटे लेगो पीसेस लेकर आप एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लें, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जो फंक्शनल हो। लेगो राइट पीसेस में तो आप राइट। सिर्फ उसकी एक शेप बना रहे हैं ना, लेकिन यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल। आप एक ऐसा बड़ा एक खुलिया बना रहे हैं जो हर तरह से फंक्शनल है, जिसके अंदर पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनेल, जिन्हें हम छोटे ऑर्गेनेल का मतलब छोटा सा उज्व या उज्विया कहते हैं इसे उर्दू में। राइट हाँ, राइट। वो हर एक जो है अपना अपना काम कर रहा है। सही। बस ये। चलिए जफर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप इस किस्म की जदीद तरीन तहकीक से हमें मुतारिफ करवाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर किसी मौके पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।